हे एवरीवन, दिस इज अंशु और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एडॉप्टेशन के बारे में। इकोलॉजी में हमने एबायोटिक फैक्टर्स को देख लिया है, बायोटिक फैक्टर्स को देख लिया है। इसके अलावा कैसे ऑर्गेनिज्म एबायोटिक फैक्टर्स को रिस्पॉन्स करते हैं ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और उसी में हमने देखा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म रेगुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, कुछ कन्फर्मर की तरह बिहेव करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शियल रेगुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। आज हम देखेंगे एडॉप्टेशन के बारे में। इसमें क्या हमें पढ़ना है या फिर कैसा हमारा अप्रोच रहे, अगर एडॉप्टेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वही यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि एडॉप्टेशन है क्या। एडॉप्टेशन का मतलब है अनुकूलन। कैसे आप किसी एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित करते हो, उसी को एडॉप्टेशन कहते हैं। मतलब क्या है इसका? एडॉप्टेशन इज द अबिलिटी, किसकी अबिलिटी की बात होगी यहाँ पे? ऑर्गेनिज्म की अबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किस लिए अबिलिटी देखी जा रही है? कि वो कैसे एडजस्ट कर रहा है। टू एडजस्ट इन, कहां पे एडजस्ट कराना है इसको? उसी की हैबिटेट में एडजस्ट कराना है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की अबिलिटी जो उसे हेल्प करती है या इनेबल करती है कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी अपने आप को एडजस्ट करा सके, वही कहलाता है एडॉप्टेशन। तो मैं एक डेफिनेशन लिख रही हूँ यहाँ पे कि अबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इन द एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। तो आपको मैंने सबसे इजी डेफिनेशन बताया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जो उसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब कि बहुत ही एडवर्स है, उसके लिए फेवरेबल नहीं है एनवायरमेंटल कंडीशन, वहां भी रहने के लिए उसे एडजस्ट करने के लिए हेल्प जो कराए, वही फिनोमिनन कहलाता है एडॉप्टेशन। इतना आपने समझ लिया। अब एडॉप्टेशन में आगे बढ़ने के लिए हम थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म के टाइप्स के बारे में डिस्कस करें, जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिज्म जनरली दो प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनिज्म की अगर बात किया जाए तो हम इसको दो बड़े ब्रॉड लेवल में कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको कि आप बोलोगे वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, या फिर आप एनिमल बोल दीजिए, सीधे एनिमल की ही बात हो रही है यहाँ पे। कुछ ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म। देखिए, वार्म ब्लडेड में हम दो ही एग्जांपल देखते हैं। एक तो हमारी बर्ड्स आती हैं और कुछ हमारे आते हैं मैमल्स। कुछ नहीं, सभी के सभी मैमल्स हैं। बर्ड्स और मैमल्स ही वार्म ब्लडेड में आते हैं, बाकी सारे के सारे एनिमल्स हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आते हैं। जैसे एम्फीबियंस हो गए, फिशेस हो गई या फिर रेप्टाइल्स हो गए, वो सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ आप देखोगे कि जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, ये एक अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने की एबिलिटी रखते हैं। मतलब कि ये मेंटेन कर सकते हैं अपने इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन को, मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इसी वजह से इनको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। अपने इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और इस फिनोमेना को आप बोलोगे होम्योस्टेसिस। इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि होम्योस्टेसिस क्या है? एक ऐसा फिनोमेनन जिसमें ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करे, रेगुलेट कर सके, उसी को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। और ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? होम्योथर्म। इन ऑर्गेनिज्म को आप बोलोगे होम्योथर्म्स। तो होम्योथर्म्स जो है वो जनरली हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स। इनके पास एबिलिटी है कि वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, रेगुलेट कर सके। दैट इज वाई हमने इनको होम्योथर्म कहा है। और जिस प्रोसेस से वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, उसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये तो हमने देख लिया वार्म ब्लडेड के बारे में। जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है या एनिमल्स हैं, जिनमें कि हम पाइसेस यानी कि फिशेस को देखते हैं, रेप्टाइल्स को देखते हैं, एम्फीबियंस को देखते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स। क्योंकि ये अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो
जो छिपकली होती है बहुत ज्यादा ठंडी होगी तो वो कहीं छुपी रहती है, या फिर क्या करेगी, देखेगी कि बाहर धूप है तो वो धूप में निकल जाएगी धूप सेकने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सन बास्क। तो ऐसे ही जो सांप है बहुत ठंडी में बिल में घुस जाएंगे, थोड़ा सा धूप सेकने के लिए वो बाहर आते हैं। क्यों ऐसा वो काम कर रहे हैं? क्योंकि वो इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से वो बाहर आके कुछ बिहेवियर में चेंज लाके अपने आप को उस कंडीशन में रहने के लिए अनुकूलित कर रहे हैं, अडॉप्ट करने में हेल्प करा रहे हैं। तो हमने दो तरीके के ऑर्गेनिज्म देखे, एक होम्योथर्म जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर ले, प्रोसेस है होम्योस्टेसिस। दूसरे थे पोइकिलोथर्म्स जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑर्गेनिज्म को देख लिया आपने, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एडाप्टेशन में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे एडाप्टेशन के बारे में कि क्या है एडाप्टेशन, क्या जरूरत पड़ती है हमें एडाप्टेशन की। तो अगर कोई पूछ ले कि क्यों एडाप्टेशन की जरूरत पड़ती है, तो सिंपल सा आंसर है, हमें एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में अपने आप को रहने के लिए अनुकूलित करना है ना, एडजस्ट कराना है, इसी वजह से एडाप्टेशन करना होता है। कैसे एडाप्टेशन करोगे आप, तो वही जो कैसे वाला क्वेश्चन आता है उसी में हम टाइप समझते हैं। जितने टाइप का एडाप्टेशन उतने तरीके से आप कर सकते हो एडाप्टेशन। तो सबसे पहले आप टाइप को देख लीजिए, क्या क्या टाइप है एडाप्टेशन के। कुछ लोग या कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट अपने मॉर्फोलॉजी में चेंज कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में चेंज करेगा जो, उसको बोलोगे आप मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। अब मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्ट्रक्चर जो बाहर से दिखाई दे रहा है, आपका आउटर अपीयरेंस ही कहलाता है मॉर्फोलॉजी। जैसे कि हम देखते हैं डेजर्ट एरिया में जो कैमल है उसके पैडेड फीट होते हैं, या फिर जो वहां पे कैक्टस उगते हैं उनमें भी आप देखोगे कि वो अपने मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंज कर लेता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज कर ले, उनको आप बोलोगे कि उसने अपने आप को अपनी मॉर्फोलॉजी में चेंज कर लिया है, और वो एडाप्टेशन कहलाता है, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। अगेन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपने फिजियोलॉजी में चेंज करते हैं। फिजियोलॉजी में जो चेंज करेगा उसको बोलोगे फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। मतलब क्या है इसका? मतलब है बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे मान लो मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी हो रही है, उनको हम ले लेते हैं फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में। तो कुछ जीव जैसे कि मान लो जो होम्योथर्म्स है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ये वाला एडाप्टेशन कर लेते हैं, फिजियोलॉजी में चेंज लाके अपने आप को किसी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में एडाप्ट करा लेते हैं। अगेन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपने बिहेवियर में ही चेंज ला लेते हैं, और इस तरीके के एडाप्टेशन को हम बोलते हैं बिहेवियोरल एडाप्टेशन। तो हमने देखा कि एडाप्टेशन तीन तरीके से हो सकता है, या तो आप मॉर्फोलॉजी में चेंज करिए, या आप फिजियोलॉजी में चेंज करिए, या अपने बिहेवियर व्यवहार में चेंज करिए, और इन तीनों तरीके से आप अपने आप को किसी भी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में एडॉप्ट या एडजस्ट कराने में हेल्प करा सकते हो, और इस प्रोसेस को आप एडाप्टेशन कहोगे। अब देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो याद करने हैं, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। जब एडाप्टेशन का क्वेश्चन करिएगा तो डेफिनेशन के बाद डायरेक्ट आप ऐसे फ्लो चार्ट के थ्रू समझा सकते हैं इनको। अब देखिए मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन में अगर मैं एनिमल की बात करूं किसी, तो एनिमल में आप एग्जांपल कैमल का ले सकते हो। कैमल कहाँ पाया जाता है बेटा? कैमल डेजर्ट में पाया जाता है। तो ये डेजर्ट में होता है ना, रेगिस्तान में होगा। क्या करता है अपना पैडेड फीट, इसके जो पैर होते हैं वो गद्दीदार हो जाते हैं। गद्दीदार क्यों हुआ है? ताकि वो रेत में चलेगा, उसको हेल्प मिलेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिजिक्स का वो फिनोमिना बताइए जो हेल्प कराता है इसके फिट में। अगर पैडेड फिट है तो वो उसको उस रेगिस्तान में चलने में हेल्प कराता है। ये फिजिक्स से भी रिलेटेड है, तो आप सोच के बताइएगा मुझे। तो कैमल ने क्या किया? अपने मॉर्फोलॉजी में चेंज किया, जो उसके फीट थे, पैर थे, उसको पैडेड कर लिया। इसके अलावा हम कुछ प्लांट्स में देखें अगर, तो प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं? डेजर्ट में ही एक प्लांट है जिसको आप बोलते हो ओपनशिया। ओपनशिया का ही नाम है कैक्टस। ठीक है, कैक्टस क्या क्या चेंज करता है, इसने तो पूरा अपने स्ट्रक्चर ही बदल लिया है, और ये हमें याद करना है। हर एक चीज से क्वेश्चन बनता है कैक्टस के, क्या क्या इसने चेंजेस किए हैं
वो सब क्वेश्चन बनाते हैं। पहला देखो, इसने जो इसका स्टेम है उसको इसने लीफ बना लिया है, स्टेम ने अपने आप को लीफ में बदल लिया है, और इस फिनोमिना को आप बोल दोगे फाइलोक्लेड। तो ये याद रखना है कि कैक्टस का जो स्टेम है वो कन्वर्ट हो जाता है लीफ में, फिनोमिना कहलाती है फाइलोक्लेड। अब आपसे पूछा जा सकता है क्यों लीफ में बदला है भाई? तो स्टेम ने अपने आप को लीफ में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि ये जब लीफ जैसा स्ट्रक्चर लेगा तो थोड़ा मांसर हो जाएगा, सर्कुलेंट हो जाएगा, ज्यादा अपना जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके रखेगा। इसके अलावा वाटर का लॉस कम होगा, स्टेम पे हमारे जो स्टोमेटा होते हैं वो नहीं होंगे, तो वाटर लॉस को ये बचाने का काम करता है। इसके अलावा अगर स्टेम ने लीफ में अपने आप को बदल लिया है तो लीफ भी तो कुछ करेगा। अब लीफ का काम तो स्टेम कर रहा है, फोटोसिंथेसिस भी स्टेम ही करता है यहाँ पे। तो लीफ ने अपने आप को कांटों में बदल लिया है, स्पाइन में बदल लिया है। अब देखो, लीफ जब स्पाइन में बदला है तो इसका भी कुछ बेनिफिट होगा, तभी इसने इतना बड़ा रिस्क लेने का काम किया है। इतना सुंदर लीफ था उसको कांटे में बदल लिया है। बेनिफिट ये है कि स्पाइन में जब ये बदलेगा तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा कि जो वाटर लॉस के लिए ज्यादा सरफेस एरिया पहले मिलता था वो कम हो जाएगा। पहले ऐसे लीफ अगर होता तो सोचो कितना सरफेस एरिया था, कितने ज्यादा हमारे यहाँ पे स्टोमेटा होते, वाटर लॉस होता। अब इसने एक मिडिल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है, सरफेस एरिया कम हो गया, नंबर ऑफ स्टोमेटा भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा देखो, और भी जो लीफ डेजर्ट में पाए जाते हैं, कैक्टस की बात नहीं हो रही, दूसरे प्लांट की बात हो रही है। अदर प्लांट जो है उन प्लांट्स में जो लीफ होता है उस पे क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है। क्यूटिकल का लेयर का मतलब समझ रहे हो? जनरली देखिए विंटर सीजन में आप लोग की जो स्किन होगी वो भी ड्राई हो जाती है, क्योंकि विंटर सीजन में आप देखोगे होंठ फट जाते हैं, स्किन भी ड्राई हो जाती है। तो हम लोग उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाते हैं जिससे कि स्किन की जो वाटर कंटेंट है वो बचा रहे, वो ज्यादा डिहाइड्रेशन की हमको समस्या ना आए। सेम कंडीशन लीफ के लिए है जो कि डेजर्ट एरिया में उगते हैं। वो लीफ कहीं ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए, डिहाइड्रेशन की स्थिति ना आ जाए इनके पास, ये अपने लीफ के ऊपर क्यूटिकल का लेयर लगा लेते हैं, जस्ट लाइक यू अप्लाई मॉइस्चराइजर। तो क्यूटिकल से क्या होता है ना कि वाटर लॉस को ये बचाता है कि क्यूटिकल ऊपर एक लेयर लगा हुआ है, वाटर का लॉस नहीं होगा उतना। इसके अलावा जो लीफ में स्टोमेटा होते हैं इनके, वो स्टोमेटा बहुत डीप होते हैं, धसे हुए होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं संकन टाइप के स्टोमेटा पाए जाएंगे, धसे हुए रहेंगे। रंध्र अगर धसे हुए हैं तो बहुत गहरे हैं वो लीफ में, तो उससे ज्यादा वाटर लॉस नहीं होगा। तो हमने देख लिया कि क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं। एनिमल में हमने कैमल का एग्जांपल देखा, डेजर्ट में पैडेड फीट है उसका। प्लांट्स में हमने एक प्लांट ओपनशिया देखा जिसमें हम दो देखे हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंज, स्टेम लीफ में बदल गया है। स्टेम जो है वही लीफ का काम कर रहा है, तो फिनोमिना फाइलोक्लेड कहलाया है। जो लीफ था वो स्पाइन में बदल गया है अपने आप को वाटर लॉस को कम करने के लिए। इसके अलावा जो अदर प्लांट्स होते हैं डेजर्ट एरिया में, उनके जो लीफ है उनके ऊपर क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। इसी के साथ लीफ पे स्टोमेटा जो होता है या रंध्र होते हैं वो धसे प्रकार के होते हैं, संकन टाइप के होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज मैं आपको बता दूं। जो हेलोफाइट्स हैं, हेलोफाइट्स मतलब कि जो दलदल में उगते हैं, वो उन प्लांट्स में आप देखोगे न्यूमैटोफोर पाए जाते हैं। न्यूमैटोफोर्स का मतलब होता है जो जड़ें हैं उनकी वो नीचे ना जाके, जड़ ये मान लो प्लांट है कोई, तो जनरली जड़ नीचे की तरफ होती है, तो इनके जड़ हम देखेंगे कि ऊपर की तरफ ऐसे होके होते हैं, ऐसे, क्योंकि इनको सांस लेने में दिक्कत होती है। ब्रीदिंग रूट्स होते हैं न्यूमैटोफोर, क्या बोलोगे इनको? ब्रीदिंग रूट, सांस लेने का काम करते हैं ये रूट। तो इतना आपने देख लिया मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि मैं फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल भी आपको आसानी से बता सकूं। तो जब एडाप्टेशन करिएगा तो इसी तरीके से आपको भी लिखना है अपने कॉपी में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। यस, अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन के बारे में कि कैसे जो होम्योथर्म है या फिर कैसे वो जीव जो अपने फिजियोलॉजी में चेंज लाके किसी इन्वायरमेंट में अपने आप को रहने के लिए अनुकूलित करते हैं। पहले हम अपना एग्जांपल हम लोग ले लें। जो ह्यूमन है उनको जो बहुत गर्मी होगी तो स्वेट करते हैं, स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होती है तो क्या होता है? पसीना आता है ना। पसीना जो है
पसीने को इवापोरेट होने के लिए क्या होता है, हीट लॉस होता है, तभी पसीना इवापोरेट होगा। तो हीट लॉस करने का ही एक फिनोमिना या फिर उसी में हम स्वेटिंग करते हैं। स्वेटिंग करने से बॉडी को थोड़ी सी कूलिंग इफेक्ट मिलता है, तो स्वेटिंग हम करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन ही तो है। बहुत गर्मी हो रही है, आप पसीना बहा रहे हो, पसीना बहा रहे हो तो पसीना को उड़ने के लिए क्या होता है, एक्स्ट्रा हीट लगता है और आपको कूलिंग इफेक्ट भी मिल जाता है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है। अगेन बहुत विंटर है, ठंडी लग रही है, शिवर कर रही है बॉडी, तो शिवरिंग हो रही है, कांप रहे हो। कांपना भी एक तरीके का एक्सरसाइज ही तो है। बॉडी कांप रही है तो कांपना एक्सरसाइज है, उससे भी हीट जनरेट होती है। तो हम अपने आप को ठंडियों में हीट जनरेट करने के लिए बॉडी कांपना शुरू कर देती है, शिवरिंग करती है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग करती है, पसीना होगा। उस पसीने में जो पानी बह रहा है पसीने के रूप में, उसको इवापोरेट होने के लिए हीट लगेगा। तो आपने हीट लॉस किया, हीट लॉस किया तो आपको कूलिंग इफेक्ट आया, आपने शिवर किया तो आपको थोड़ा सा गर्मी लगा। तो ये फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका की बात की गई है आपके एनसीईआरटी में कि नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में, डेजर्ट है ये, वहां पे एक एनिमल है जिसका नाम है कंगारू रैट। कंगारू रैट है, ये अपने आप को डेजर्ट सिचुएशन में रखने के लिए क्या करता है कि इसको डेजर्ट में रहना है तो पानी की कमी है, तो ये क्या करता है, कहता है मैं पूरे लाइफ पानी ही नहीं पीऊंगा। तो ये कभी भी पानी ही नहीं पीता है। तो अगर पानी नहीं पिएगा तो उस वाटर के डिमांड को फुलफिल कैसे करेगा ये? तो ये क्या करता है, फैट जो इसके बॉडी का है, फैट का ऑक्सीडेशन कराता है। वसा जो इसके बॉडी में है उसको ऑक्सीकृत कराता है, फैट का ऑक्सीडेशन कराएगा और उसके बाद जो H2O रिलीज होगा एज अ बाई प्रोडक्ट, उसको ये यूज करता है। तो कंगारू रैट क्या करता है, फैट के ऑक्सीडेशन में जो वाटर रिलीज होता है उसको एज अ वाटर यूज करता है और कभी भी ये पानी नहीं पीता है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, इस वाटर को आप बोलोगे मेटाबॉलिक वाटर। हमने क्या देखा कि डेजर्ट एरिया में रहने के लिए कंगारू ने ये अपने बॉडी को ऐसे अडॉप्ट किया है कि मुझे पानी ना भी मिले तो मैं अपने बॉडी से फैट का ऑक्सीडेशन करा के वाटर रिलीज कराऊंगा, उसी पानी को मेटाबॉलिक वाटर जो है उसको मैं यूज कर लूंगा एज अ वाटर। पानी तो बाहर से पी नहीं रहा है, मेटाबॉलिक वाटर ले लिया, तो ये यूरिन जो इसका होता है ना बहुत ही कंसेंट्रेटेड होता है, कंसेंट्रेटेड यूरिन सेक्रेट कराएगा। अब यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से इसने अडॉप्ट किया। तो यहाँ देखा आपने कि किस तरीके से इसने फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन किया है। कंगारू रैट ने कंसंट्रेटेड यूरिन को सेक्रेट किया है, पानी वो ले रहा है मेटाबॉलिक वाटर। तो ये हमने कुछ फिजियोलॉजिकल में देखा। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में एक और मेंशन है जिसको बोलोगे आप एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस की अगर बात की जाए तो उसमें क्या है कि देखो जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो, पहाड़ों पे जाओगे तो क्या होता है जनरली, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर का जो एटमॉस्फेयर में एयर का जो कंसंट्रेशन है वो थिन होता जाता है, लेयरिंग जो उसकी है वो थिन होती जाएगी। तो अभी हमारे पास नीचे मान लो थिक है, पूरा जो हमारा एयर है थिक है, तो हमको ऑक्सीजन जितना चाहिए हम आराम से उसके लिए अडॉप्ट कर लिए हैं कि ऑक्सीजन कितना चाहिए। ऑक्सीजन को हम जब इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से बाइंड करता है और उसको ट्रांसपोर्ट कराता है बॉडी में सेल्स के पास। नाउ अब अगर आप किसी हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि एयर की जो लेयरिंग है वो क्या होगा, थिन होगा। अगर मान लो एयर की लेयरिंग थिन होगी तो ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन कम होगा वहां पे। तो यहाँ बेटा जी क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा। ऑक्सीजन जब कम होगा तो आप सोचोगे कि मैं जो सांस ले रहा हूँ, एक बार मैं अभी आराम से सांस ले रही हूँ, ब्रीदिंग रेट मेरी नॉर्मल है, तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन को लेना है कम समय में, तो आप अपनी ब्रीदिंग रेट बढ़ा देते हो। इसी वजह से हायर एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं तो हम हांफने लगते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। उसका मेन रीजन यही है कि हम चाहते हैं एक सांस में हम ज्यादा ऑक्सीजन ले लें। तो अभी जो आपकी 1 मिनट में ब्रीदिंग रेट थी वो 1 मिनट में वहां पे बढ़ जाएगी। आप 1 मिनट के अंदर हांफने लगोगे, ज्यादा सांस लोगे, जिससे कि आप ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करो और वहां पे जो हीमोग्लोबिन है आपके ब्लड में उसको आप ऑक्सीजन को दो। तो जनरली यही एल्टीट्यूड सिकनेस होता है। जब हम पहाड़ों पे जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होती है, इसके वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, ताकि उसको ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करा सको। बट यहाँ आपको ये रखना है कि हमने ब्रीदिंग रेट बढ़ा लिया है, ऑक्सीजन ज्यादा जा रहा है,
मगर वहां पे हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी है या बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन से वो हो जाती है कम, क्योंकि ऑक्सीजन आप इतना ज्यादा भेज रहे हो तो ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन जितना ऑक्सीजन आ रहा है इधर इधर हर जगह से ले ले, वो अपनी अफिनिटी कम कर देता है। होता है ना कि कोई चीज अगर हमें मिल जाती है तो हमारा उसके प्रति जो स्नेह होता है वो कम हो जाता है। सेम कंडीशन हीमोग्लोबिन का है, जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आएगा तो बाइंडिंग अफिनिटी इसकी कम हो जाएगी और ऑक्सीजन को ज्यादा लेने के लिए आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। तो यहाँ एयर लेयर थिन होता है, ब्रीदिंग कैपेसिटी या ब्रीदिंग रेट हाई होगा, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, हांफने लगोगे तो यही एल्टीट्यूड सिकनेस होता है। जनरली लगेगी मिचली आ रही है, उल्टी आ रही है, ऐसे फीलिंग होने लगेगी। बट वहीं आप 6 महीने रह जाओ तो आप उसके लिए अडाप्ट कर जाओगे, कुछ नहीं होगा, आप भी नॉर्मली सांस लोगे, हर एक चीज। इसी वजह से आप देखोगे आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी बहुत ज्यादा बनने लगता है और इसी वजह से पहाड़ों पे जो लोग होते हैं जनरली वो हमें दिखाई देते हैं कि उनके चिक्स काफी रेड रेड दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन को ज्यादा लेने के लिए ज्यादा हीमोग्लोबिन भी बना लेते हैं, भले ही हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो। तो ये हमने देख लिया एडाप्टेशन में, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन के बारे में। ये नॉर्थ अमेरिका वाला पूरा रीजन यहाँ पे देखा है आपने। तो ये आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं बिहेवियरल की बात करूं। चलिए ठीक है, अब हम बिहेवियरल एडाप्टेशन को देखेंगे एक बार। बिहेवियरल एडाप्टेशन बहुत ही इजी है और ऑलरेडी हमने इसको पढ़ रखा है अपने रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर में। तो बिहेवियरल में आपको ये जानना है कि कुछ ऑर्गेनिज्म अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं जिससे कि वो कुछ समय के लिए जो एडवर्स इन्वायरमेंट है या एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसमें एडजस्ट कर सके। अब बिहेवियर में चेंज कैसे लाओगे कि मान लो कहीं बहुत ज्यादा ठंडी है तो आप सोचोगे कि जब तक यहाँ ठंडी है कुछ दिन के लिए मैं कुछ ऐसे जगह चली जाऊं या चला जाऊं जहाँ पे अच्छा मौसम है, फिर वापस जब हमारे यहाँ मौसम सही होगा तो हम वापस लौट के आ जाएंगे। तो ये फिनोमिना कहलाता है माइग्रेशन। तो आप बिहेवियरल एडॉप्टेशन में माइग्रेशन के बारे में पढ़ोगे। माइग्रेशन में एक एग्जांपल आपको देखना है कि जो साइबेरिया है रसिया के पास, तो साइबेरियन क्रेन का एग्जांपल दिया गया है। ये एक बर्ड है साइबेरियन क्रेन। क्या होती है कि जब वहां विंटर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये बेचारी ट्रेवल करके इंडिया में आ जाती है साइबेरिया से, और इंडिया में भी कहाँ आती है ये देखिए, राजस्थान में आती है। तो राजस्थान में एक भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य है जिसको हम बोलते हैं केवलादेव बर्ड सेंचुरी, वहां पे ये आ जाती है। बर्ड सेंचुरी लिखा है मैंने। तो ये साइबेरियन क्रेन का एग्जांपल दिया गया है जनरली कि साइबेरियन क्रेन माइग्रेट होके या फिर वहां से साइबेरिया से इंडिया में आ जाती है विंटर सीजन, जब वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है तो यहाँ आके अपने एग ले करेगी क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंडक है। फिर वापस इंडिया से जब यहाँ क्या कंडीशन सही हो जाता है नॉर्मल, तो ये वापस यहाँ आ जाती है। इस फिनोमिनन को हम माइग्रेशन बोलते हैं। टेम्परेरी होता है ये, हमेशा के लिए बस नहीं जाती है इंडिया में आके, वापस फिर वो अपने साइबेरिया में वापस आ जाती है। तो ये हमने देखा कि एक बिहेवियरल एडाप्टेशन ये है। दूसरा हमने क्या देखा है, सस्पेंशन में देखा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड कर देते हैं। जैसे आपने क्या देखा था, हाइबरनेशन, विंटर में स्लीप, हाइबरनेशन। इसके अलावा आपने देखा एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, और एक था डायपास, डायपास। तो हमने सस्पेंड आप कितने तरीके से अपनी एक्टिविटी को कर सकते हो। या तो विंटर में आपको विंटर है आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो सोचो जब तक विंटर सीजन है मैं ऐसा करता हूँ सो जाता हूँ, फिर मेरी नींद तभी खुलेगी जब विंटर खत्म हो जाएगा। ये जनरली पोलर बियर जो है या फिर बियर है वो करते हैं, पोलर बियर नहीं, बियर याद रखिएगा, भालू वो करते हैं। एस्टिवेशन में याद रखिएगा स्नेल है या फिर फिश है वो एस्टिवेशन भी करती है। गर्मी है, गर्मी में वो सो जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर जब वापस फेवरेबल कंडीशन आएगा तो फिर ये अपना सही से हो जाएंगे। डायपास में हमें एग्जांपल याद रखना है जू प्लैंकटन का, जू प्लैंकटन्स ये करते हैं डायपास, मतलब कि ये पूरी एक्टिविटी, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी सस्पेंड कर देते हैं, लगेगा कि मर गए हैं ये मगर होते हैं ये जिंदा है। तो बिहेवियर में आपने किस तरीके से चेंज किया, या तो आप माइग्रेट कर लीजिए या सस्पेंड कर लीजिए अपनी एक्टिविटी को, जैसे हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डायपास। इसके भी हमने एग्जांपल देखा, बियर है, इनके स्नेल है, और डायपास का जू प्लैंकटन। इसके अलावा और भी बिहेवियर में क्या चेंज ला सकते हैं, इसके एक और एग्जांपल को अगर मैं बात करूं, जैसे लीजर्ड है, मान लो लीजर्ड की अगर बात की जाए तो ये रेप्टाइल है।
लीजर सन बास करती है, धूप सेकने जाती है। जब बहुत ठंडी पड़ेगी तो ये क्या सोचती है कि चलो बाहर थोड़ी देर के लिए धूप सेक लेते हैं, फिर वापस अपने जो भी जगह जहाँ पेड़ पे रहती है वहां चली जाएगी। तो सन बास लेने आती है। लिजर्ड हो गए, स्नेक हो गए, सांप हो गए, ठंडियों में ये धूप में जाके बैठते हैं जिससे कुछ समय के लिए इनकी बॉडी की जो एंजाइम्स है वो एक्टिव हो जाए, धूप मिले इनको। अदरवाइज बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी तो ये जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये क्वाइटिलोथर्म है, कोल्ड ब्लडेड है। इसी वजह से अपने आप को बिहेवियर में चेंज लाते हैं, सन बास करते हैं, धूप जाके सेकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि बिल बना के रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं बरोइंग। बिल बना के रहेंगे, जैसे मान लो बहुत गर्मी है, बिल के अंदर छुप जाओ भाई गर्मी से बचने के लिए। तो ये सारे के सारे जो मेथड हमने देखे वो एडाप्टेशन के मेथड से। एडाप्टेशन को एक बार क्विक हम रिवाइज करिए। एडाप्टेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को इनेबल करता है कि वो जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसमें एडजस्ट कर सके। तो एडजस्ट करना एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में ही एडाप्टेशन कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। जनरली 3 तरीके हैं एडाप्टेशन करने के। एक है जिसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा है फिजियोलॉजिकल, तीसरा हमने पढ़ा है बिहेवियरल। मॉर्फोलॉजिकल में आपने याद किया है कि वो अपने मॉर्फोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चर में चेंज करेगा और स्ट्रक्चरल चेंज लाके वो अपने उस एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट करवाएगा। एग्जाम्पल आपने देखा एनिमल में हमने कैमल को लिया, कैमल के पैडेड फीट उसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपने ओपनशिया प्लांट का एग्जाम्पल लिया जो कैक्टस में। कैक्टस में क्या होता है, लीफ अपने आप को स्पाइन में मॉडिफाई कर लेती है जिससे कि वाटर का लॉस ट्रांसपिरेशन के थ्रू कम हो। इसके अलावा जो स्टेम है वो अपने आप को लीफ में मॉडिफाई कर लेता है। फिनोमिनन को आपने फाइलोप्लेट बोला है। इसी के अलावा जो और भी डेजर्ट एरिया के प्लांट हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जो लीफ है उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर लगाते हैं, जस्ट लाइक वी अप्लाई मॉइस्चराइजर इन आवर बॉडी। जैसे कि क्या होता है कि मॉइस्चराइजर हमें ड्राइनेस से बचाता है, सिमिलरली क्यूटिकल का लेयर लीव्स को ड्राई होने से बचाएगा, वाटर लॉस भी प्रिवेंट कराएगा। इसके अलावा जो इनके स्टोमेटा या रंध्र होते हैं वो संकन टाइप के होते हैं, धसी प्रकार के होते हैं। तो ये सारे के सारे चेंजेस हमने देखा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में। इसके अलावा मैंने आपको निमेटोफोर भी बताया जो कि हेलोफाइट्स जो प्लांट है दलदल में उगते हैं उनमें होते हैं, और ये रूट उनको सांस लेने में भी हेल्प करता है, ब्रीदिंग रूट होता है। फिजियोलॉजिकल में आपने देखा कि स्वेटिंग होती है, पसीना बहाया आपने, पसीना बहाना भी इतना आसान काम नहीं है, हीट लॉस होती है उसमें भी। पसीना बहा के आपने देखा कि जो पसीने के रूप में पानी बह रही है उसको इवापोरेट होने के लिए कुछ हीट की जरूरत है, आपने हीट लॉस किया, ठंडी महसूस हो गई आपको, बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया। इसके अलावा शिवरिंग, बहुत ज्यादा ठंडी है, कांप रहे हो, शिवर कर रहे हो, तो इससे हीट जनरेट हो रहा है, एक्सरसाइज ही तो है शिवरिंग, तो ये फिजियोलॉजी में आपने लिया। कंगारू रैट का हमने एग्जाम्पल देखा जो कि नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में पाया जाता है, और खासियत इसकी ये है कि ये मेटाबॉलिक वाटर का यूज करता है। इट मींस कि ये कभी भी जीवन में पानी नहीं पिएगा, और जो फैट इसके बॉडी का है उसी फैट को ऑक्सीडाइज कराएगा, फैट के ऑक्सीडेशन से जो वाटर आएंगे उसी को वो एज अ वाटर यूज करेगा। कंसेंट्रेटेड यूरिन सेक्रेट करेगा जिससे वाटर लॉस कम से कम हो, मिनिमाइज हो। इसके अलावा आपने फिजियोलॉजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट एल्टीट्यूड सिकनेस देखा, आपके एनसीईआरटी में आई थिंक रोहतांग पास के बारे में दिया गया है। होता क्या है कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो एयर जो है उसकी लेयरिंग जो है थिन हो जाती है, तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हम इनहेल करें, इस वजह से हम ब्रीदिंग रेट बढ़ा लेते हैं, सांस लेते हैं जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी जब सांस लोगे तो सिंपल सी बात है हाफना लगेगा, हाफ रहे हो। और ऑक्सीजन जब ज्यादा हम इनहेल करते हैं तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन की इतनी वैल्यू नहीं करती, मैंने ऐसे याद कराया आपको। ये क्या करती है कि ऑक्सीजन के साथ जो इसकी बाइंडिंग एफिनिटी है वो कम हो जाती है ऑक्सीजन की, तो इस वजह से क्या होगा कि जनरली मिचली आती है, उल्टी फील होता है, चक्कर आने लगते हैं लोगों को जब पहाड़ पे जाएं तो। बट 6 या 7 महीने आप रहिए वहां पे, फिर आप अडॉप्ट कर जाओगे। इसके अलावा हमने बिहेवियरल एडाप्टेशन को देखा जो यहाँ पे अभी लिखा हुआ है। इसमें आपने देखा कि माइग्रेशन में हमने साइबेरियन क्रेन को देखा जो कि इंडिया में आते हैं साइबेरिया से। साइबेरिया में जब ठंडी पड़ती है तो जो क्रेन है वो वहां से उड़ते हुए इंडिया के राजस्थान में भरतपुर में जो केला देव बर्ड सेंचुरी है वहां पे आते हैं, वहां पे कुछ दिन रहेंगे। फिर जब उन्हें लगता है कि चलो मौसम हमारे साइबेरिया में अब ठीक हो गया होगा तो वापस ये उड़ के अपने साइबेरिया में चले जाते हैं।
इसके अलावा हमने सस्पेंशन के बारे में देखा, जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देते हैं जब तक कि इन्वायरमेंट इनको लगता है कि इनके लिए सही नहीं है। जैसे कि हाइबरनेशन जो कि भालू करते हैं, बेयर, एस्टिवेशन स्नेल करते हैं, फिशेस करती हैं, डाइपाथ जो प्लैंकटन करते हैं। सस्पेंड में आप और भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि कुछ फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, वो इंडोस्पोर बनाते हैं, ऐसे स्पोर्स जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में उनको बचाए रखे और जैसे फेवरेबल या इनके अनुकूल कोई इन्वायरमेंट आए तो फिर से ये जर्मिनेट करके नया फंजाई या बैक्टीरिया बना लेते हैं। सिमिलरली जो प्लांट्स हैं वो सीड जो है वो क्या है, डोरमेंट स्टेज में पड़ा रहता है, ऐसे ही सुसुप्तावस्था में जब आप नॉर्मल कंडीशन उसका आएगा, जैसे आम का जब सीजन आएगा तभी आम आप लगा सकते हो, गेहूं के सीजन में गेहूं लगा सकते हो, इसके पहले वो उसी तरीके से ना सुसुप्तावस्था में या फिर सस्पेंड किया हुआ था अपनी सारी की सारी एक्टिविटी को। इसके अलावा बिहेवियरल में हमने कुछ लीजर्ड के एग्जाम्पल देखे, स्नेक के एग्जाम्पल देखे जो सनबाथ करते हैं, धूप सेकने चले जाते हैं ठंडी लगती है तो, और लास्ट में हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखा जो कि बिल बना के रहते हैं। तो ये पूरा चैप्टर हमने देख लिया एडाप्टेशन के बारे में। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि आप ना कर पाओ, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये एक पूरा मैंने एडाप्टेशन टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।